गुड मॉर्निंग। आज हम लैंड लॉ के अंदर सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे टेंडेंट, अभिकारी या अभिदारी। टेंडेंट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टेंडेंट। लैंड लॉ के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 43 के अंदर टेंडेंट की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार टेंडेंट से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिसके द्वारा लगान देय है या किसी अभिव्यक्त या स्पष्ट संविदा के अभाव में देय होगा और उसमें उस दिशा के विपरीत आशय प्रकट हो, जिसमें पहला है आबू क्षेत्र में स्थायी अभिदारी या संरक्षित अभिदारी। दूसरा है अजमेर क्षेत्र में भूतपूर्व अभिदारी या अधिवासी अभिदारी या वंश परंपरागत अभिदारी या भूस्वामी या काश्तकार। तीसरा है सुनेल क्षेत्र में भूतपूर्व स्वामी अभिदारी या पक्का अभिदारी या साधारण अभिदारी। नेक्स्ट है सह अभिदारी अथवा सह उपदारी। नेक्स्ट है उपवनधारी। नेक्स्ट है ए विलेज सर्वेंट, ग्राम सेवक। नेक्स्ट है किसी भूस्वामी से धारण करने वाला अभिदारी। नेक्स्ट खुदकास्त अभिदारी, काश्तकारी अभिदारी का बंधक ग्रहीता, मॉर्गेज ऑफ टेंडेंसी राइट्स। और सबसे लास्ट में शामिल है ए सब टेंडेंट अर्थात शिकमी अभिदारी, परंतु अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता या इजारेदार या ठेकेदार या अतिक्रमी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अंदर इनको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है नालबट। सेक्शन 5 सब क्लॉज 47 ऑफ द लैंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नालबट मीन्स, नालबट से अभिप्राय किसी कुएं के स्वामी को उस कुएं की सिंचाई के लिए उपयोग करने के बदले किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या जींस में किए जाने वाले भुगतान से होगा। सिंपल अर्थ में है नालबट का साधारण अर्थ यह है, यदि किसी व्यक्ति के कुएं से हमने उसके पानी का प्रयोग खेती करने के लिए किया है, तो उस पानी के बदले उस व्यक्ति को या तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एनी काइंड ऑफ थिंग्स अर्थात फसल का कोई हिस्सा उसे देना होगा। ये पेमेंट उसे कुछ पेमेंट कैश में और कुछ पेमेंट वो जीन्स अर्थात एक काइंड ऑफ थिंग्स के रूप में भी उसे दे सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है खुदकास्त। लैंड लॉ के चैप्टर 2 के अंतर्गत खुदकास्त को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 से 13 के अंतर्गत खुदकास्त और खुदकास्त के राइट्स के बारे में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेक्शन 9 खुदकास्त राइट्स। खुदकास्त अधिकार। खुदकास्त अधिकार का अर्थ उन अधिकारों से है जो इस अधिनियम द्वारा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के द्वारा या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के द्वारा पूरे राजस्थान राज्य में लागू है या उसके किसी भाग विशेष में किसी अन्य प्रभावी विधि के द्वारा खुदकास्तदारियों को प्रदान किए गए अधिकार हैं, वे दोनों ही इसमें खुदकास्त राइट माने गए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 10 खुदकास्त अधिकारों का स्थानांतरण कैसे होगा। खुदकास्त
अधिकारों का स्थानांतरण करने के लिए मोटे तौर पे तीन ही प्रकार के उपाय बताए गए हैं। खुदकास्ट अधिकार उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो किसी भू संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। पहला तो ये अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। तो खुदकास्ट अधिकार सबसे पहले तो हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा है खुदकास्ट अधिकार विनिमय अर्थात एक्सचेंज या खुदकास्ट के विभाजन बाय पार्टीशन ऑफ खुदकास्ट राइट्स से प्राप्त होते हैं। और तीसरा है जीवन निर्वाह के प्रयोजन हेतु दान में दिए जाने, दान मतलब गिफ्ट, एज ए गिफ्ट भी हमें खुदकास्ट अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है खुदकास्ट को किराए पर देने पर प्रतिबंध। खुदकास्ट जो हमारे अधिकार हैं उनको हम किराए पर नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 45 और 46 के अंदर इसके अपवाद दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 एंड 46, दूसरा किसी भी प्रकार से हम खुदकास्ट अधिकार को या खुदकास्ट को किराए पर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 12 है एक्सटेंशन ऑफ खुदकास्ट राइट। खुदकास्ट का अवसान निम्न प्रकार से होगा, अर्थात हमारे पास खुदकास्ट के राइट कब नहीं रहेंगे तो वो निम्न है। पहला है भूमिधारी का उत्तराधिकारी न रहने पर। अगर किन्हीं परिस्थितियों में कोई भूमिधारी उत्तराधिकार से वंचित रह जाता है तो उसे खुदकास्ट का अधिकार भी नहीं रहेगा। दूसरा है धारा 10 की उपधारा 2 का उल्लंघन करते हुए उनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र कर दिया गया है। धारा 2 की उपधारा 2 का उल्लंघन करते हुए अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो भी खुदकास्ट राइट खत्म हो जाता है। तीसरा है धारा 11 का उल्लंघन करते हुए उसे किराए पर दे दिया जाता है, तब भी खुदकास्ट राइट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है खातेदार अधिकारी खुदकास्ट से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत कोई कानून है उन्हीं के अंतर्गत वो उन्हें खुदकास्ट राइट को प्रतिबूत कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जबकि फिफ्थ है जबकि खुदकास्टदारी धारा 13 के अंतर्गत खातेदार अभिदारी बन जाए। जब खुदकास्टदारी धारा 13 के अंतर्गत खातेदारी अधिकारी बन जाए तब हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज सेक्शन 13 पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन होने पर खातेदारी अधिकारों का होना। खातेदार राइट्स अपॉन रिजम्पशन एंड एबोल्यूशन, अर्थात खातेदार राइट कब हमें पुनर्प्राप्त होंगे और कब उनका उन्मूलन हो जाएगा खातेदार अधिकारों का। किसी भू संपदा का संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत पुनर्ग्रहण या उन्मूलन हो जाने की दशा में भू संपत्तिदारी जो खुदकास्ट रखता है उसका खातेदार अभिदारी बन जाएगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत खातेदार अभिदारी द्वारा अधिरोपित है। किंतु इसके अंदर जमींदार अथवा विश्वेदार जो खुदकास्ट भूमि धारण करता है, राजस्थान जमींदारी तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अंतर्गत उसकी भू संपत्ति का उन्मूलन हो जाने पर उक्त खुदकास्ट भूमि का स्वामी बन जाएगा और इस अधिनियम द्वारा सभी अधिकारों का हकदार होगा और वे सभी अधिकार भी उसके उत्तराधिकारियों में निहित रहेंगे।
इसके बाद में कुछ केस लॉज हैं। पहला केस लॉज है गोपाल बनाम मंदिर श्री हनुमान जी महाराज। इस वाद के अंदर ये कहा गया था कि मंदिर की भूमि मंदिर की मूर्ति में निहित होती है। मंदिर की भूमि मंदिर की मूर्ति में निहित होती है, अर्थात मंदिर की भूमि का स्वामी मंदिर की मूर्ति ही है। मूर्ति में विधि के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतः ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। खातेदार अधिकार भी मंदिर की मूर्ति में ही उत्पन्न होते हैं। अतः मंदिर के अधिग्रहण पर पुजारी को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मंदिर के अधिग्रहण पर अगर कोई पुजारी मंदिर में पूजा करवा रहा है तो उसका मंदिर पर अधिग्रहण हो गया, उन अधिग्रहण के लिए काश्तकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।